हेलो स्टूडेंट्स। आज प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन को किया जा रहा है। हर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जा रहा है। डेफिनेटली किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे और प्राइवेट कंपनीज को भी ऑफर देना पड़ेगा और उनको भी एक आप बोल सकते हैं कि एनकरेज करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट दिखाएं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया में भी अगर हम देखेंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक रूट हो चाहे वो गवर्नमेंट रूट हो, लेकिन हमने कई सारे सेक्टर के अंदर में 100% एफडीआई, 50% एफडीआई, अलग अलग मोड में एफडीआई का ऑफर दिया है दूसरी कंपनीज को, दूसरी कंट्रीज को कि अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं तो आराम से वो अपना बिजनेस कर सकती हैं। ग्रीन फील्ड कंपनीज को, ब्राउन फील्ड कंपनीज को, लगभग हर तरह की जो कंपनीज हैं उनको हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आप लोग इंडिया में आए, एक ऑफर दिया है कि इंडिया में आए और ज्यादा से ज्यादा यहां पे ग्रोथ करें। ऐसे में इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों को यहां पे एक मौका मिलता है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें, क्योंकि इंडिया से बड़ा मार्केट आज पूरी दुनिया में नहीं है। इतने बड़े मार्केट में अगर हमें सरवाइव करना है और अगर हमें और ज्यादा डेवलप करना है तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और ज्यादा फोकस होना जरूरी है। बट एक इसमें एक ट्विस्ट है, अगर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी क्वालिटी से, ना ही किसी पर्टिकुलर सर्विसेज से, तो प्राइवेटाइजेशन से अच्छा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, अलग अलग माइंड एक पर्टिकुलर चीजों पे वर्क करते हैं, आर&डी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और ऐसे में जो आउटपुट है हमारा बहुत अच्छा आता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी एडप्टेशन फंड रिलीज किया है, TAF, टेक्नोलॉजी एडप्टेशन फंड। एडप्टेशन फंड शॉर्ट में इसको हम TAF बोलेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्चुअली में यहां पे टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली इसके अंदर में प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करने के लिए 500 करोड़ रुपए का ये फंड फिलहाल के लिए रिलीज किया है। और इस 500 करोड़ के फंड में वो सभी प्राइवेट कंपनीज, स्पेशली अगर हम बात करें तो स्टार्टअप जो कंपनीज हैं और जो MSMEs है, अगर कोई कंपनी स्टार्टअप फॉर्म में है या फिर MSMEs हैं, मीडियम स्मॉल जो आपके माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर उन सेक्टर में आती है, और कोई स्पेस के सेक्टर में अगर कुछ R&D करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन टेक्निकल कांस्टेंट होने की वजह से और फाइनेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से उसको अगर वो डेवलप नहीं कर पा रही है, तो अब ये चीज आपके बाधा नहीं पड़ेगी, ये ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 500 करोड़ रुपीस में से, 500 करोड़ रुपीस में से आपको फंड रिलीज करेगी। अगर आप स्टार्टअप है या फिर MSME है, MSME के बारे में आप जानते होंगे, 3 पार्ट में हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं: माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल। मीडियम स्केल, माइक्रो स्केल वो कंपनीज होती है जिनका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ यानी 1 से 5 करोड़ के बीच में है। तो इसकी जो कैपिंग है 5 करोड़ के अंदर अगर कंपनी का टर्नओवर है तब उसको माइक्रो कंडीशन में लिया जाएगा, कंपनी में लिया जाएगा। स्मॉल स्केल अगर हम देखेंगे तो 50 करोड़ का अगर टर्नओवर या फिर इससे कम है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काउंट करते हैं। और अगर उसका, अगर सपोज कीजिए जो टोटल टर्नओवर है, पिछले अभी कुछ ही टाइम में इन्होंने चेंज किया है, पहले इसको 100 करोड़ रखा गया, फिर इसको 200 करोड़ रखा गया और आज के टाइम पे 250 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो आप मीडियम स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में आ जाएंगे। मीडियम स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में आने से आपको गवर्नमेंट से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। तो हर कंपनी चाहेगी कि वो अगर उसका टर्नओवर थोड़ा सा अगर वो बढ़ा ले तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। और अगर इससे ऊपर कंपनी है, यानी अगर टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। तो अगर आप स्टार्टअप हैं, इनिशियली अब जस्ट ग्रीन फील्ड है या फिर स्टार्टअप है, तो उसमें आपको, और MSME में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से जो ये फंड रिलीज किया जाएगा, तो आपको 60% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट
जो भी आप प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसका 60% तक का फंड जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और अगर आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, स्पेस रिलेटेड, यानी जो सैटेलाइट रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, रॉकेट रिलेटेड अगर इंडस्ट्री है और उसमें R&D या फिर कोई डेवलपमेंट या कोई सैटेलाइट बनाते हैं या कोई पार्ट बनाते हैं या क्रायोजेनिक इंजन का कोई पार्ट बनाते हैं, कावेरी इंजन का कोई पार्ट बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, तो आप अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, दोनों इन केस में स्पेस से रिलेटेड कंपनी देखी जाएगी, तो यहां पे 40% उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कैपिंग रखी गई है कि आपको किसी भी तरीके से 25 करोड़ से ज्यादा, लेकिन एक टाइम में एक प्रोजेक्ट के लिए उससे ज्यादा फंड जो है आपको नहीं मिलेगा। यानी वन टाइम में वन प्रोजेक्ट के लिए आपकी जो मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है दैट इज 25 करोड़। यानी अगर 25 करोड़ से अगर कम है तो 40% और 60%। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो कुछ 100 करोड़ है और उसका 60% जो है वो मान लीजिए 200 करोड़ आता है, तो 200 करोड़ गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर 60% 200 करोड़ आ रहा है, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम उस केस में आपको 25 करोड़ तक मिल जाता है। लेकिन अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट ही, मान लीजिए टोटल प्रोजेक्ट ही 40 करोड़ का है, तो उसका जो 60% वैल्यू है, यानी अगर 60% वैल्यू देखें तो 24 करोड़ रुपीस ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस कैपिंग के बाद में 25 करोड़ के बाद में क्या और भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं इस स्पेस फील्ड के अंदर में। डेफिनेटली स्पेस फील्ड के अंदर में बहुत सारी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट के साथ टाई अप करके बड़े बड़े डेवलपमेंट्स करती हैं। इन सब में जो सबसे पहले कंपनी जो बनाई गई है दैट इज अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1992 के अंदर में बेंगलुरु के अंदर में बनाया गया। इस कंपनी का मेन पर्पस ही है कि ये एक मार्केटिंग आर्म की तरह काम करेगी, यानी दुनिया में बताएगी कि इसरो क्या काम करता है और हम किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्रीज में जाके, एजेंसीज में जाके उनके बारे में मार्केटिंग करेंगी, उनकी अवेयरनेस फैलाएंगी और वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आएंगी। तो इसका मेन पर्पस है मार्केटिंग करना। हमारे जो टेक्निकल सर्विसेज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये सारे सर्विसेज को हम प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए एक मार्केटिंग आर्म की तरह ये काम करती है पर्टिकुलर कंपनी। इस मार्केटिंग आर्म में ये स्पेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं और जो स्पेस रिलेटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं दुनिया को बताते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि ये कंपनी अपने ज्यादातर डिसीजन अपने बोर्ड ऑफ मेंबर की हेल्प से ले सकती है। यानी हर चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में छोटी छोटी चीजों के लिए परमिशन नहीं लेना। हाँ, अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो आपको परमिशन लेना है, अदरवाइज आप भी गवर्नमेंट की कंपनी ही है तो आप अपना खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं या फिर इस तरह का प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं, इस कंट्री में हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके अपने आप भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो कंपनी खोली गई है दैट इज NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, इसको ओपन किया गया था 2019 के अंदर में और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी रजिस्टर्ड है।
So this company is registered as a company, गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, बट ये कंपनी एक्ट 2013 में, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इस आर्टिकल के अंदर में, एक्ट के अंदर में मेंशन है 2013 में, वो ये कंपनी फॉलो करती है। अब इसका मेन काम क्या है, हमारी जो इंडिया के अंदर में प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बूस्ट अप करना, अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो उसको प्रोवाइड करना, यानी एक तरीके से इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज को बूस्ट अप करना। other private companies related to the space टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप कोई कंपनी है और अगर आप आपको कहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी में कहीं आपको एक तरीके से ऑब्स्टेकल है, या फिर फाइनेंस में कहीं पे ऑब्स्टेकल है, तो ये आपको हेल्प कराएगी। यानी यहां पे मेन पर्पस है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, हमारी खुद की इंडियन कंपनीज पे ज्यादा फोकस हमें यहां पे अगर देना है तो इस तरह की कंपनी हमें देनी पड़ेगी। हालांकि इसमें ऐसा नहीं मेंशन किया गया कि सिर्फ इंडिया की ही कंपनी को हमें बूस्ट अप करना है, लेकिन प्राइवेट को हमें बूस्ट अप करना, और स्पेशली हम इंडिया की कंपनी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। तो 2019 में ये कंपनी बनती है। फिर 2021 में एक और कंपनी आती है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इस कंपनी को भी इसरो के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सभी कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को रिपोर्ट करती हैं, तो हेड इसमें इन स्पेस और ये यहां पे रहेंगे। लेकिन इन स्पेस के साथ में एक और इसको फायदा मिला है कि इन स्पेस कंपनी जो है उसके अपने खुद के डायरेक्टर भी हैं। यानी जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो के डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उसी तरीके से इसके सेपरेट चेयरमैन है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। इसको स्टैब्लिश किया गया 2021 के अंदर में, और ये एक इंटरफेस की तरह काम करती है, इंटरफेस बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट कंपनीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करेगी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया के उसको भी बूस्ट अप करेगी, मार्केटिंग भी करती है, सर्विसेज प्रोवाइड भी करती है। लेकिन इसका जो मेन पर्पस है, यानी तीनों कंपनी जिसकी आज हमने बात करी है, यानी सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे अंतरिक्ष से लेकर, अगर हम अंतरिक्ष की बात करेंगे तो उसकी 1992 में बनी, इसका भी यानी अल्टीमेटली हमारा पर्पस है प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा बूस्ट अप करना, लेकिन अलग अलग तरीके से। सबसे पहले कंपनी 1992 में खुलती है, तो टेक्निकल सर्विसेज, प्रोडक्ट, ये सब हम मार्केटिंग ज्यादा करते हैं उसमें। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर के अंदर में हमारी इंडिया की जो कंपनी है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम यहां पे ये कर रहे हैं। तीसरी जो कंपनी है हमारी 2021 में जो ओपन की जाती है, उसका मेन पर्पस है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और प्राइवेट एंटिटीज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना, ताकि प्राइवेट कंपनीज को और ज्यादा हम यहां पे एनकरेज कर सकें, और ज्यादा लाएं, प्लस में इसका सुपरविजन हो सके। तो यहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रॉपरली सुपरविजन नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में एंगेज्ड है, तो यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये जो कंपनी है ये सुपरवाइज करेगी प्राइवेट प्लेयर्स। अब ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो एक कंपनी ऐसी भी होनी चाहिए जो ये चेक करे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कोई कंसर्न तो नहीं हो रहा है, और कोई सिक्योरिटी का तो कोई कंसर्न नहीं है, स्ट्रेटेजिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी ये पर्टिकुलर कंपनी इन स्पेस। अब
ऐसे में जब ये कंपनीज आई तो उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज इसरो के साथ जुड़ गई और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने उनको दिए, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स को किया है। यानी हमारी खुद की इंडियन कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है, बाहर की प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी, स्काईरूट एरोस्पेस। सो अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। हालांकि अभी ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। अगर हम स्पेस रिलेटेड कंपनी बात करें, जैसे कि यूएसए के अंदर में स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, बट ये धीरे धीरे जैसे हमारे इंडिया के अंदर में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं कंपनीज, और ये भी इनका भी टर्नओवर काफी हजारों करोड़ में आजकल रहता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा साइन मिलता है हमें। स्काईरूट कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने विक्रम नाम का एक पर्टिकुलर विक्रम एस रॉकेट इंडिया में डेवलप किया है। तो पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना खुद का रॉकेट डेवलप कर लिया है और इसरो को प्रोवाइड कर दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी कंपनी इंडिया में सेटअप होंगी, चाहे वो 100% प्राइवेट कंपनी है, वो कोई भी लॉन्च बिना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बताए नहीं लॉन्च कर सकती। ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेशन होगा अगर कोई कंपनी अगर ऐसा करती है तो। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशली जो स्पेस ट्रीटी है हमारी, वो ये बोलती है कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने खुद के सारे डिसीजन नहीं ले सकती है। फाइनल डिसीजन उस पर्टिकुलर कंट्री की जो डिपार्टमेंट है स्पेस का, वही उसी का होगा। तो यहां पे अगर ये डेवलप कर रहे हैं कोई रॉकेट तो अपने आप खुद लॉन्च नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हर स्टेप पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपना रोल प्ले करेगा। दूसरा अगर एग्जांपल हम देखते हैं, अग्निकूल कॉस्मोस। अग्निकूल कॉस्मोस, अगेन अ वेरी बिग कंपनी इन दिस फील्ड। अग्निकूल कॉस्मोस ने अपना खुद का लॉन्च पैड सेटअप कर दिया है, ऑन लॉन्च पैड, रॉकेट लॉन्च पैड। Where is it? That is Satish Dhawan Space Center. Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आप जानते होंगे हमारे इंडिया का जो लॉन्च पैड है वो आंध्र प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो वहां पे एक और प्राइवेट लॉन्च पैड भी बना दिया गया। ऑलरेडी हमारे पास दो लॉन्च पैड थे, FLP फर्स्ट लॉन्च पैड एंड SLP सेकंड लॉन्च पैड। उसके साथ साथ एक और लॉन्च पैड यहां पे अब आ चुका है जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा, अग्निकूल द्वारा यहां पे बनाया गया। इस लॉन्च पैड का इन्होंने धनुष यहां पे नाम दिया है। साथ ही इन्होंने अपना पहला खुद का सेमी क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक, इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी सेटअप किया है, भी बनाया है। और ये इसमें ऐसा क्या खास है, ये इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का आप मान सकते हैं पहला 3D प्रिंटेड, यानी जिसके अंदर में कोई भी नट बोल्ट नहीं लगा है, ऐसा इंजन 3D प्रिंटर की हेल्प से इन्होंने बनाया है। सो दिस इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, क्रायो और दूसरा है हमारा जेनिक। जेनिक वर्ड आया है इंजन से और क्रायो वर्ड आया है वेरी लो टेम्परेचर से, वेरी लो टेम्परेचर। तो इसमें जनरली हम ऑक्सीजन और कैरोसिन इस पर्टिकुलर के अंदर में यूज करते हैं। कैरोसिन ऑयल और जो ऑक्सीजन है, प्लस में जो प्रॉपर क्रायोजेनिक होते हैं, प्रॉपर क्रायोजेनिक के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो ट्रायल वर्जन अभी डेवलप किया है उसके अंदर में कैरोसिन और ऑक्सीजन डेवलप किया है। तो बहुत लो टेम्परेचर पे इस फ्यूल को रखा जाता है और उसके बाद में
धीरे धीरे करके उसको हॉट किया जाता है, हीट अप किया जाता है और उसके बाद इंजन में उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन है क्रायोजेनिक इंजन, यानी जो एक्चुअल क्रायोजेनिक इंजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसरो ने जो बनाया है, वो क्रायोजेनिक इंजन में हम लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं और इसमें जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, एग्जॉस्ट बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, दैट इज स्टीम, H2O। लेकिन जो इस कंपनी ने यानी अग्निकूल कॉस्मोस ने जो डेवलप किया है, उसके अंदर में पहली बार इस तरह का जो फ्यूल है वो यहां पे यूज किया गया है क्रायो के अंदर में। डेफिनेटली फ्यूल पहले भी यूज किया गया है, लेकिन क्रायो कंडीशन में, यानी लो टेम्परेचर। कितना लो? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो कितना टेम्परेचर होता है? -273.16 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल, सबसे कम जो टेम्परेचर है उस पे हम फ्यूल को रखेंगे ताकि कम से कम स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, वॉल्यूम कम रहे, और जब इसको बर्न करना है उस टाइम पे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, हीट किया जाएगा और फिर हम इसको इंजन में यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, और भी हमारे पास प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, यानी स्काईरूट, अग्निकूल के अलावा अगर आप लार्सन एंड टूब्रो अगर आप कंपनी को जानते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो। ये कंपनी जो है ये भी स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है। आपने गोदरेज का नाम सुना होगा, गोदरेज जिसके फ्रिज और इस तरह के प्रोडक्ट्स, अलमीरा वगैरह आती हैं, ये भी हमारे प्रोडक्ट्स बनाती है। आपने पिक्सेल कंपनी का नाम सुना होगा, पिक्सेल कंपनी भी इसी तरह के स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आजकल बनाती है। आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में सुना होगा, वो भी कंपनी, अगर हम 6 नंबर पे देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये कंपनी भी स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आजकल बना रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सैकड़ों कंपनीज हैं जो अभी आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी जो कि इसरो को अपनी हेल्प प्रोवाइड कर रही है, और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारी उन 3 कंपनीज को जिसको अलग अलग टाइम पे बनाया गया। अंतरिक्ष है, NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और इन स्पेस है जो कि 2021 के अंदर में बनी है। ऑल क्रेडिट गोज टू दीज 3 कंपनीज। इन्होंने दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट किया, कंपनीज को अट्रैक्ट किया, बूस्टअप किया, सुपरवाइज किया, और आज हमारी ये कंडीशन है कि कई 100 कंपनी जो है वो लाइंड अप है, जिसमें से कुछ कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट बना भी चुकी है। डेफिनेटली आप सोचिए, जब इतनी सारी लोग इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट होगा और गवर्नमेंट अगर 100% इसमें FDI अलाउ कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पे जनरेट होती हैं। प्लस में हमारा जो स्पेस लॉन्च है वो सस्ते में हो जाता है, यानी लो कॉस्ट में हम रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, स्पेस लॉन्च कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट स्पेस लॉन्च, और अगर हम लो कॉस्ट में स्पेस लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मेथड निकल के आएगा, सस्ता मेथड निकल के आएगा, चीपर मेथड, एफिशिएंट मेथड निकल के आएगा, जिससे हम अपने रॉकेट को लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। और अगर ऐसा होता चला गया जैसा कि अभी हो भी रहा है, तो दूसरी कंट्रीज अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंडिया को ही कॉन्ट्रैक्ट देगी। अभी इंडिया जो है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, स्काईलाइन टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर में, जिसमें पूरे अर्थ के चारों तरफ 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया में एक ही इंटरनेट सर्विसेज होंगी और सब कुछ कनेक्टेड हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे एयरटेल कंपनी से भी है, और उसके भी रॉकेट्स, उसके जो सैटेलाइट्स हैं उसको भी हम ही यानी इंडिया ही लॉन्च कर रहा है। कभी हम 20 लॉन्च करते, कभी 10 लॉन्च करते हैं, धीरे धीरे करके हमें 10,000 का कॉन्स्टिलेशन जो है, इनिशियल डेफिनेटली कुछ हजार ही होगा, लेकिन जो फाइनल कॉन्स्टिलेशन है वो 10,000 का कॉन्स्टिलेशन, हमें सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन कंप्लीट करना होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज हमें अपना कस्टमर, एक तरीके से हमारे कस्टमर बनेंगे। और आज के टाइम पे हम देख भी पा रहे हैं, कजाकिस्तान, USA, कनाडा, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज हमसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आज तक लॉन्च हुए हैं उसका जो एफिशिएंसी है लगभग 97% एफिशिएंसी है। दुनिया में किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी
97% की नहीं है। यानी अगर हमने 100 लॉन्च की हैं तो 97 वर सक्सेसफुल। वहीं पे जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है, यूएस, कनाडा, जापान, ये कंपनीज की अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे तो 60% 70% से ज्यादा नहीं आती है। डेफिनेटली ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम फ्रीक्वेंट लॉन्च कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। हम फर्स्ट टाइम में मार्स पे पहुंच गए हैं। हम इंडिया जो है 4th कंट्री हो गया है जो मार्स पे गया, और पहला कंट्री हो गया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचा है 2014 के अंदर में। 2013 में हमने मोम सैटेलाइट लॉन्च किया था और 2014 में ये पहुंचा, और डेफिनेटली हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड हमने तब भी बनाया था जब हमने 104 सैटेलाइट्स को एक ही लॉन्च में एक तरीके से प्लेस कर दिया था। यानी 104 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए थे एक पर्टिकुलर पीएसएलवी व्हीकल के साथ में। तो डेफिनेटली इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा है और डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में नंबर 1 पे होंगे और इंडिया को पूरी कंट्रीज, सारी कंट्रीज मिलके यानी वहां पे प्रेस भी कर रही होंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट देंगे। डेफिनेटली इट विल पार्टिसिपेट इन आवर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। इस तरह के जो वीडियोस हैं हम बनाते रहते हैं, और अगर आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइए कि किन किन टॉपिक्स पे आप लोग अपना वीडियो चाहते हैं। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।